हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग भारत के तटीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, यानी दक्षिण भारत में तटीय क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तटीय क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं, कौन कौन से राज्य आते हैं, उनकी क्या विशिष्टता है, और बहुत सारे तथ्यात्मक चीज़ें इसमें इससे रिलेटेड सभी बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे आपको क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो भारत की तट रेखा राज्य कौन कौन से, उसके संदर्भ में स्टार्ट से पहले हम अध्ययन करते हैं कि भारत में तट रेखा राज्य क्या हैं। तो जैसा कि आप जानें, जो भारत की तट रेखा राज्य जो स्थलीय क्षेत्र हैं, पहले इसका अध्ययन करेंगे, फिर जलीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, भारत की तट रेखा राज्य कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, 9 है। यानी भारत में तट रेखा राज्यों की संख्या 9 है, इसको आप जानना चाहिए। और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, जिसमें 1214 किलोमीटर गुजरात की है। और सबसे कम तटरेखा किसकी है, गोवा की है, 101 किलोमीटर। तो 9 राज्य हैं। अब 9 राज्यों में कौन कौन से हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि 9 राज्य में गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, नेक्स्ट में केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये 9 राज्य हैं। तो 9 ये स्टेट ऐसे हैं जो तट रेखा पर हैं, यानी समुद्री तट रेखा पे हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं। सबसे लंबी जो गुजरात है, आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ से गुजरात स्टार्ट है और ये गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। तो गुजरात की जो सबसे लंबी तट रेखा, उसकी कितनी दूरी है, 1214 किलोमीटर। और सबसे कम तट रेखा किसका है, गोवा का है, 101 किलोमीटर है। तीसरे से 2 महत्वपूर्ण यहाँ पे आंकड़े हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबा तटरेखा गुजरात की है और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित जो हमारे द्वीप समूह हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, तो द्वीपों समूह सहित कुल कितनी है, 7516 किलोमीटर। तो विदाउट द्वीप समूह 6100 किलोमीटर है और द्वीप समूह से कितना है, 7516 किलोमीटर है। तो इसको इस तरह से लन रखेंगे। सबसे लंबी तटरेखा जो वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यानी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। संघ शासित तटीय प्रदेश कौन कौन से हैं, यानी संघ शासित, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि संघ शासित प्रदेश जो ऐसे हैं जो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है और अंडमान निकोबार है। तो इस तरह से 4 ही स्टेट ऐसे हैं केंद्र शासित जो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए हैं, भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी भारत के तट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत के तट 2 हैं। जैसे हमने यहाँ पे मानचित्र में बनाने का प्रयास किया है कि इस तरह से भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र 3 ओर समुद्र से घिरा है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर और इस साइड में अरब सागर है। तो इस तरह से ये तिकोना आकार जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। और ये तटीय क्षेत्र, जैसा आपको मानचित्र हम यहाँ पे बनाने का प्रयास किए हैं कि आपको इस तरह से 2 तटवर्ती क्षेत्र हैं। एक तरफ आपका पूर्वी क्षेत्र है इस साइड में, और इस साइड में से पश्चिमी तटीय मैदान करते हैं। तो इस तरह से 2 मैदान हैं। पूर्वी तटीय मैदान यहाँ से लेकर के इस जगह पे पूरा ये पूर्वी तटीय मैदान है, और इस साइड में क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान इसे कहते हैं। अब इसमें देखेंगे 2 भाग में डिवाइड है। भारत के पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट में क्या क्या है, तो देखेंगे जैसा कि आपको इस साइड दिख रहा है, यहाँ पे भी हमने दर्शाने का प्रयास किया है पूरा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसे पूर्वी तट कहलाता है। तो भारत के पूर्वी तट में तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का तट है, नेक्स्ट उड़ीसा का तट है और पश्चिम बंगाल का तट है। ये किसमें अंतर्गत आता है, भारत के पूर्वी तट में। तमिलनाडु का तट जिसे कहते हैं कोरोमंडल। तो जैसा आपको यहाँ मानचित्र में आपको दिखा रहे हैं कि तमिलनाडु का ये पूरा तट है, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी मानचित्र में दर्शाने के लिए भी आता है, कोरोमंडल तट को दर्शाएं। तो इस तरह से यहाँ कन्याकुमारी यहाँ से लेकर के और ये पूरा लास्ट यहाँ तक जो है पूरा क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। तो तमिलनाडु के तट के नाम से भी ये जाना जाता है, इसे कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा का तट।
जिसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो उड़ीसा का तट है, यहाँ पे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का तट, जिसे दीघा तट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल का तट यहाँ पे इसे दीघा तट के नाम से जाना जाता है। और पूरे कंप्लीट सबको मिला करके इस जगह से लेकर के आंध्र प्रदेश का ये बॉर्डर है, तो यहाँ से लेकर के और लास्ट पश्चिम बंगाल तक पूरे कंप्लीट सबको मिला करके उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाएगा ये पूरा कंप्लीट। और जब पार्टीशन कर देंगे तो दीघा तट और उत्कल तट अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो उड़ीसा का तट उत्कल तट हो जाएगा और पश्चिम बंगाल का तट दीघा तट हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो दोनों को कंबाइंड रूप से उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब भारत के पश्चिमी तट का अध्ययन करेंगे। तो भारत के पश्चिमी तट में केरल का तट है। अब केरल तट में हम लोग देख रहे हैं, अध्ययन करेंगे कि इस साइड का पूरा हिस्सा ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है और इधर का पूर्वी तटीय क्षेत्र है। तो हम लोग पूर्वी तटीय अध्ययन कर लिए हैं, हम लोग पश्चिमी तट का अध्ययन करेंगे। तो पश्चिमी तट में केरल का तट है। केरल का तट मालाबार तट, मंगलोर और नागरसोई। पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुजरात का अध्ययन करेंगे। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ से, ये गुजरात का पूरा क्षेत्र है। यहाँ से लेकर के ये पूरा गुजरात का क्षेत्र, यहाँ पे हमने दर्शाने का प्रयास किया। यही चीज़ दो जगह बनाए हैं अलग अलग, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो ये पूरा गुजरात का तट के नाम से जाना जाता है। इसी को काठियावाड़ तट भी कहा जाता है। तो जैसा आपको यहाँ पे मानचित्र में दिखाई दे रहा है, आपको ये पूरा काठियावाड़ तट, ये गुजरात का पूरा ये जो क्षेत्र है, इसी को काठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप महत्वपूर्ण बिंदु इसको आप जानते रहें कि इसको गुजरात तट अगर दर्शाना हो तो इस तरह से यहाँ से लेकर के ये पूरा तट आपका गुजरात का तट कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे। तो गुजरात का तट कहाँ से कहाँ तक है, कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो गुजरात का तट कच्छ से रण से लेकर के दमन तक है। तो जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे कच्छ का रण है, यहाँ से गुजरात का तट स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में यहाँ पे दमन आपका है। तो दमन से लेकर के कच्छ का रण, ये पूरा एरिया जो है किस में आएगा, काठियावाड़ तट के नाम से कहलाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कहाँ से कहाँ तक, तो आपका कच्छ के रण से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे दमन है। तो ये पूरा एरिया यहाँ कच्छ के रण से स्टार्ट होकर के दमन तक पूरा एरिया क्या कहलाएगा, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे कोंकण का तट है। जैसा आपको दिख रहा है कोंकण का तट, कोंकण का तट है आपको यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र यानी दमन से लेकर के गोवा के तट, पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक के तट जो है क्या कहलाएगा, कोंकण तट कहलाएगा। तो कोंकण का तट, इसमें महाराष्ट्र भी आ जाएगा और गोवा भी आ जाएगा। महाराष्ट्र और गोवा दोनों को संयुक्त रूप से कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, दमन से लेकर के गोवा तक विस्तृत है। तो दमन से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को, दमन यहाँ पे और ये गोवा है, ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कोंकण तट बोलेंगे। ये एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, कोंकण तट कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं गोवा है और लास्ट में केरल यहाँ पे है। तो गोवा से लेकर के केरल तट को क्या बोलते हैं, कोनार तट के नाम से जाना जाता है। यानी गोवा तट से लेकर के केरल तट को कोनार तट के नाम से जाना जाता है और इसी को कर्नाटक तट को भी कहा जाता है। तो कर्नाटक तट के नाम से भी इसे कहते हैं, चाहे इसे कोनार तट बोल लें या कर्नाटक तट बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। और ये गोवा के मंगलोर के पश्चिमी तटीय क्षेत्र तक है। तो यानी आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, गोवा है और यहाँ पे बीच में कर्नाटक में ही मंगलोर पड़ता है। तो गोवा और कर्नाटक के मध्य, गोवा में एक मंगलोर स्थान यहाँ पे है और मंगलोर और गोवा के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कोनार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे आगे। नेक्स्ट अगला है केरल में मालाबार तट है। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि केरल में मालाबार तट है और इसे मालाबार तट को मंगलोर से नागरकोई, तो जैसा आपको दिख रहा है मालाबार तट कहाँ से है, ये केरल है और यहाँ में इस प्लेस से लेकर के और लास्ट में यहाँ पे क्या बनाया हमने, यहाँ पे नागरकोई प्लेस कन्याकुमारी में पड़ता है। तो इस जगह से इस जगह यहाँ से लेकर के और लास्ट में नागरकोई जो प्लेस है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के तट को क्या बोलेंगे, मालाबार तट। तो एग्जाम में इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, कोनार तट हो गया और काठियावाड़ तट हो गया। तो ये चार बिंदु यहाँ पे हैं। चारों तट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि मालाबार तट कहाँ पे है, मुख्य रूप से केरल भूमि में है। कोनार तट कहाँ है, मुख्य रूप से कर्नाटक में है। कोंकण तट कहाँ है, तो दिख रहा है आपको महाराष्ट्र गोवा के मध्य में पूरा क्षेत्र है, जिसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है काठियावाड़ तट।
जो गुजरात के कच्छ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में कहाँ तक आ रहा है, ये गोवा है। तो गोवा तक, यहाँ तक पूरे क्षेत्र को, यानी दमन से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कोकण क्षेत्र बोलते हैं। तो इस तरह से आपके जो है किस एरिया में है, ये सभी जो है पश्चिमी एरिया में है, यानी पश्चिमी तट पर ये सभी महत्वपूर्ण जो है ये सभी तट हैं। इन स्टेप में अगले चलेंगे हम लोग। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से, उसका भी अभी आपने अध्ययन किया। पूर्वी क्षेत्र में पूरा कंबाइंड रूप से उत्तरी सरकार तट बोला जाता है और कोरोमंडल तट, जैसा कि आपको दिख रहा है कन्याकुमारी से लेकर के आंध्र प्रदेश यहाँ तक का पूरा ये क्षेत्र किस में आएगा, कोरोमंडल तट के रूप में आएगा। तो जैसा आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया दो भागों में, पूर्वी भारत के पूर्वी तट कौन कौन से हैं, भारत के पश्चिमी तट में कौन कौन से तट आते हैं। तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है। तो जैसा आपको देख रहे हैं दो तरह के मैदान हैं, एक पश्चिम का मैदान और एक पूर्वी का मैदान। तो इधर का पूर्वी मैदान कहलाएगा और इस साइड में पश्चिम का मैदान कहलाएगा। अब इसमें कुछ विशिष्ट चीज़ें हैं, जैसा आपको मानचित्र में हमने यहाँ दिखाने का भी प्रयास किया है कि पूरब का जो मैदान है काफ़ी चौड़ा है और पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र का मैदान काफ़ी पतला सकरा है। तो दोनों में ये अंतर आप जानते रहें कि पूर्वी तट का मैदान की विशेषता क्या है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। और चौड़ाई ज़्यादा होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे नदियों के द्वारा जो गाद यहाँ पे फैला हुआ है, जो मिट्टी फैली हुई है, उसके कारण मिट्टी के जमाव के कारण ये क्षेत्र काफ़ी चौड़ा हो गया है, मैदान काफ़ी चौड़ा हो गया है। और पूर्वी तट में गाद नदियाँ कम लाती हैं, इसके कारण इसकी चौड़ाई कम है। तो आगे कुछ इससे रिलेटेड भी बहुत सारे बिंदुओं पे हम लोग अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे। जैसे पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है, कम है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आप लर्न रखेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है, कम है। ये पूरा पश्चिमी तटीय मैदान है और इसकी चौड़ाई क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि पश्चिम तटीय ये आपका पतला है और यहाँ पे काफ़ी चौड़ा है। तो पूर्वी तटीय मैदान चौड़ाई ज़्यादा है और पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है, कम है। नेक्स्ट स्टेप में पश्चिमी तट का कच्छ के रण से लेकर के नागरकोइल कन्याकुमारी तक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी तट कहाँ से कहाँ तक है। तो पश्चिमी तट का जो क्षेत्र है कच्छ के रण से लेकर के ये पूरा एरिया और लास्ट में कन्याकुमारी नागरकोइल तक का क्षेत्र पूरा पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है। अरब सागर में नदियाँ गाद नहीं जमा करती, तो अरब सागर की नदियाँ गाद नहीं जमा कर पाती और नदियों की लंबाई छोटी होने के कारण, तट के सख्त होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, गाद नहीं जमा हो पाता, जिसके कारण यहाँ पे ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ज्वार नदमुख और डेल्टा की परिस्थितियाँ क्यों बनती हैं, यानी इस साइड में डेल्टा का निर्माण होता है पूर्वी साइड में और पश्चिमी साइड में ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। उसके पीछे का कारण कभी जानने का प्रयास आपने नहीं किया होगा, तो आज आपको एकदम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि पश्चिमी साइड में, यानी इस साइड में ज्वार नदमुख का निर्माण हो रहा है और पूर्वी साइड में किसका निर्माण हो रहा है, डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण होने के पीछे कई सारे फैक्टर हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो पूर्वी साइड में जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं वो उनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कुछ नदियाँ हिमालय से आ रही हैं, कुछ नदियाँ बीच में भी आ रही हैं, लेकिन उनकी दूरी ज़्यादा होने के कारण जो अपने साथ अवसाद ला रही हैं और अवसाद यहाँ पे पूरे एरिया में बिखेर देती हैं। तो जब अवसाद बिखेर जाता है तो ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाती है, नदियों का जो जल प्रवाह है उसकी गति भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसको समझना होगा इस तरह से कि नदियाँ जो दूर से आ रही हैं तो अपने साथ अवसाद को बड़ी मात्रा में ला रही हैं और जब लास्ट में समुद्र तक पहुँचने के पहले उसके मुहाने पर इतना ज़्यादा बिखेर देती हैं कि ऊँचाई ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जल का प्रवाह तीव्र हो की बजाय धीरे हो जाता है, जिसकी स्पीड कम होने के कारण मिट्टी को समुद्र में धकेल नहीं पाती और गति के कम होने के कारण वहाँ पे एक विशाल मैदान का निर्माण हो रहा है। अगली बिंदु क्या है, डेल्टा निर्माण के पीछे दूसरा कारण क्या है, नदियों के दोनों तरफ जो एरिया है वो मिट्टी का है और मिट्टी जब बह बह के अपने साथ आती है, यानी घाटों में कटान होता है और कटान होने के कारण बड़ी मात्रा में मिट्टी जमा हो जाती है इस डेल्टाई क्षेत्रों में। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पश्चिमी साइड में यहाँ पे नदियों का प्रवाह छोटा है, यानी नदियाँ बहुत दूरी से नहीं आती बल्कि पास में ही आती हैं, नदियों की लंबाई कम होने के कारण। और दूसरी चीज़, उनके घाट सख्त पहाड़ों से बने हुए हैं, यानी घाट जो होते हैं पक्के हैं, सख्त पहाड़ियों से चट्टानों से घिरे होने के कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे अवसाद नहीं जमा हो पाता। तो ये भी एक फैक्टर है, यानी इधर की नदियाँ जो हैं अवसाद ज़्यादा लाती हैं क्योंकि उनके नदियों के दोनों तरफ के घाट कैसे हैं, कच्चे हैं और कच्चे होने के कारण, यानी मिट्टी सख्त न होने के कारण मिट्टी काफ़ी जल में गिरती रहती है और वह सारे बह करके यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिससे एक विशाल मैदान का निर्माण होता है। जबकि इधर की नदियाँ चाहे नर्मदा हो चाहे ताप्ती हो, हमने लाइव कवरेज भी किया है, किस तरह से आपने देखा है कि नदियों के दोनों तरफ सख्त चट्टानें हैं, ना कि मिट्टी का
एरिया, यानी मिट्टी का जो तट नहीं है बल्कि कैसे हैं, सख्त चट्टानें हैं, और सख्त चट्टानों के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है, दूरी भी कम है, इसलिए यहाँ पे गाद या अवसाद जमा नहीं हो पाता, जिसके कारण जब अवसाद जमा नहीं होगा और नदियाँ बहुत गहराई से बहेंगी, तीव्र गति से बहेंगी, तो मिट्टी का जमाव इकट्ठा नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे ज्वारनदमुख का निर्माण हो रहा है और पूरी साइड में डेल्टा का निर्माण हो रहा है। यानी डेल्टा का निर्माण होने के लिए ये सारी कंडीशन है, जबकि इस साइड में यानी पश्चिमी साइड में नदियाँ की दूरी कम है, उनके दोनों तरफ के तट पक्के हैं यानी चट्टानें सख्त हैं, तो मिट्टी जब कम आएगी, अवसाद कम आएगा, मिट्टी का जमाव कम होगा, तो ऐसे कंडीशन में डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे ज्वारनदमुख हैं और पूरी साइड में क्या है, डेल्टा है। तो डेल्टा क्यों बन रहा है और ज्वारनदमुख क्यों बन रहा है, दोनों की कंडीशन को आपने समझा बेहतर तरीके से। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनके कारण यहाँ पर डेल्टा बन रहा है और इस साइड में क्या बन रहा है, ज्वारनदमुख का निर्माण हो रहा है। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे इसी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे बिंदु हैं, तटवर्ती पूर्वी और पश्चिमी मैदान में लैगून झीलें हैं। अब इसी क्रम में साथ साथ एक बिंदु और इसमें आ रहा है, लैगून झीलें, यानी इन दोनों तटों में लैगून झीलों का निर्माण हो रहा है। अब लैगून झील होती क्या है और किन किन तटों में कौन कौन से लैगून झील हैं, उनके संदर्भ में थोड़ा संक्षेप में अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि तटीय क्षेत्रों में कौन कौन से लैगून झीलें हैं और उनके क्या नाम हैं, उनकी क्या विशिष्टता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने यहाँ पे मानचित्र में इस साइड में यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। 2-3 लैगून झीलें यहाँ पे हमने दिखाई है, 2 यहाँ पे दिखाई है। एक लैगून झील प्रॉपर लैगून नहीं है, सामान्य झील है, और यहाँ पे 2 यहाँ पे लैगून झील है और इस साइड से यहाँ पे 2 लैगून झील है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लैगून झील होता क्या है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, लैगून झील किसी विस्तृत जल स्रोत यानी जैसे समुद्र है या महासागर है के किनारे पर बनने वाले एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी क्या करता है, पतली स्थलीय पेटी को अवरोध उत्पन्न सागर से पूर्णतः अलग हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, लैगून झील कहते हैं। कहने का मतलब है, वो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत साधारण तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे समुद्र है, समुद्र का पानी जब प्रेशर से स्थलीय क्षेत्र में टकराता है तो टकराते टकराते यहाँ पे एक विशाल झील का निर्माण हो जाता है। अब चूँकि होता क्या है, गड्ढा तो बन जाता है, जब खारा पानी यहाँ पे आके जमा हो जाता है और जब समुद्र का फिर से मलबा मिट्टी बार बार वापस आता है, रिटर्न होता है, इसे बोलते हैं पश्च जल प्रवाह। यानी जल का जब उल्टा जब वापस लौटता है और यहाँ पे जब मिट्टी जमा आगे पतली एक मिट्टी अवरोध जमा हो जाता है तो ये पानी आगे नहीं बढ़ पाता और खारा पानी लंबे समय तक वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसे काफ़ी लंबे समय के बाद एक झील का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से इसे लैगून झील के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से लैगून झील हैं इसके भी संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उड़ीसा में चिल्का झील है, लैगून झील के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में चिल्का लैगून झील है। सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे पुलिकट झील लैगून झील है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से आता है कि मानचित्र में पुलिकट लैगून झील को दर्शाएं। तो पुलिकट लैगून झील कहाँ पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, दोनों संयुक्त रूप से दोनों के बॉर्डर पे ये झील है। और चिल्का झील जो है लैगून झील है, ये भी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में है, इस बिंदु को जानते रहें। एक झील है कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में है। ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि दो नदियों के मध्य में कौन सी झील है, जिसे कोलेरू झील के नाम से जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, जिसे गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य में ये झील बना हुआ है। इसे प्रॉपर लैगून झील के नाम से नहीं बोल सकते, क्योंकि ये समुद्र तट रेखा से काफ़ी अंदर है। तो इस तरह से इसको लैगून झील के रूप में नहीं बोल सकते। यही केवल मुख्य रूप से लोग लैगून झील यहाँ पे इस घाट पे है या इस तट पे है पूर्वी साइड में। पश्चिमी साइड में 2 लैगून झीलें हैं, जिसे बिम्बनाड झील कहा जाता है और दूसरा है अष्टामुडी झील। ये दोनों लैगून झीलें हैं और ये कहाँ पे हैं, केरल में है। तो आपको इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनको जानना चाहिए कि लैगून झील इन तटवर्ती क्षेत्रों में निर्मित हो गए, इनके क्या क्या नाम हैं। वैश्विक लेवल पे भी कुछ आंकड़े हमारे पास, इनको देखेंगे। भारत का जो सबसे बड़ा लैगून झील है या दूसरा विश्व का जो दूसरा लैगून बड़ा झील है, इसका क्या नाम है, चिल्का झील है। यानी भारत में ये प्रथम स्थान पे है और विश्व में द्वितीय स्थान पे है। और विश्व का जो सबसे बड़ा लैगून झील है, जिसको क्या बोलते हैं, लैगोवा डास सरोज झील, यानी लैगोवा डास सरोज लैगून झील है, कहाँ पे है, ये ब्राज़ील में है। तो ये विश्व का प्रथम लैगून झील है और भारत का द्वितीय, यानी विश्व का द्वितीय और भारत का प्रथम लैगून झील किसे बोलेंगे, चिल्का लैगून झील को बोलेंगे। तो डियर आज आपने भारत के तटीय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन किया, दोनों तरफ से कौन कौन से तटीय क्षेत्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से लैगून झील बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, डेल्टा क्यों बन रहा है, ज्वारनदमुख क्यों बन रहा है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, किन कारणों की वजह से ज्वारनद बन रहा है और किन कारणों की वजह से डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से नए तथ्यों के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।